जहां दोस्तों, तो क्या चिराग ने फिर बिगाड़ दिया बीजेपी का खेल? ये कैसे कह दिया कि अब नहीं होगा कोई भी समझौता? और क्या मौके की नजाकत को समझते हुए तेजस्वी यादव इस बार तो मार ही लेंगे बाजी? एनडीए में कैसे एक बार फिर दिखाई दे रहा है बिखराव, और इधर एक के बाद एक टेंशन में क्यों है सीएम सम्राट? कैसे सुलझाएंगे? आपको सब कुछ बताते हैं बड़े विस्तार से दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहिएगा। बस द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों पहले आप इस तेवर को देखिए, अपने ही साथी को चिराग पासवान की ये दो टूक जरा आप खुद देख लीजिए, और ये पहली बार भी नहीं है जी के बयान पर क्या कहें कि मारा तो मारा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? निंदनीय, निंदनीय। मेरे सहयोगी हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, बट इस तरीके से नहीं। एक बिहारी, और बिहारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति की हत्या की जाए, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो देश के किसी भी कोने से आता हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको अगर उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है तो उस पर नमक छिड़कने का भी कोई अधिकार नहीं। मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। आज अगर मैं उनके बयान का समर्थन करूं या संरक्षण करूं तो मैं उस परिवार से कभी आंख नहीं मिला पाऊंगा, या किसी भी उस परिवार के व्यक्ति से आंख नहीं मिला पाऊंगा जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को ऐसी हिंसा, हत्या। दोस्तों अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव में आपने देखा था ना क्या हुआ, किस तरह से महागठबंधन अपनी ही रेस में पिछड़ गया। दोस्तों वैसे सिर्फ विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का परफॉर्मेंस खराब रहा अगर ये कहा जाए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा चुनाव मत देखिए, लोकसभा चुनाव देखिए, उसमें भी महागठबंधन का हाल क्या रहा, और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन का हाल क्या रहा। अच्छा, विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव देख लीजिए, उसमें महागठबंधन का हाल क्या रहा। यानी पूरी फहरिस्त है। विपक्ष अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग वजहों से अपनी ही रेस में पिछड़ता गया, और अब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, अब इन तीनों में पिछड़ने के बाद अब मौका आया है विधान परिषद का। तो उसमें विपक्ष की क्या कुछ है तैयारी, और सत्ता पक्ष कैसे बांटेगा सीटें। दोस्तों क्या बिहार में लोकतंत्र, उससे पहले कुछ सवाल, कि बिहार में लोकतंत्र अब सिर्फ नंबर गेम और सीट सेटिंग का बंधक बनकर रह गया है। एक तरफ बिहार की जनता महंगाई की मार झेल रही है, युवा बेरोजगारी के आलम में दर दर भटक रहे हैं, कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे सुशासन के सूरमाओं को इन सब से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बीजेपी और उसके सहयोगियों की पूरी ताकत इस वक्त सिर्फ एक ही काम में लगी है, नंबर गेम। दावा तो सबका साथ, सबका विकास, लेकिन हकीकत में यहां सिर्फ नेताओं का एडजस्टमेंट चल रहा है, शहमात का खेल चल रहा है। ये ले लो, वो दे दो, ये रख लो, वो दे दो, यहां कॉम्प्रोमाइज, ये रख लो आप, ये आपका, ये हमारा। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर दोस्तों, चिराग पासवान जिन्हें बार बार गोली मिलती रही, एक बार फिर क्या चिराग पासवान, चूंकि ये वो मौका, अगर यहां उन्होंने मात खाई तो फिर भूल जाएंगे नंबर गेम में अपनी भूमिका उनकी कुछ मजबूत होगी, किसी हाउस में उनकी मौजूदगी होगी। चिराग पासवान क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अब कोई समझौता नहीं होगा दोस्तों? यानी एक तरफ तेजस्वी यादव मौके की तलाश में, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक के बाद एक कुर्सी संभालने के बाद टेंशन में गिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक समस्याओं से। एक तो आर्थिक संकट वो अलग, दूसरा बिहार की स्थिति, लगातार लोन की, बिहार से जुड़ाव की कहानी और चरमराई व्यवस्था। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी के इस्तीफे से खाली सीट के अलावा संजय प्रकाश का कार्यकाल 28 जून को खत्म होगा। जेडीयू से गुलाम गौस, इसके अलावा भीष्म सैनी, भगवान सिंह कुशवाहा और कुमुद वर्मा ने सीट छोड़ दी है, इस वजह से सीट खाली हुई है। वहीं नीतीश कुमार के सीट छोड़ने की वजह से उपचुनाव होगा।
आरजेडी की तरफ से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस वजह से सीटें खाली होंगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल भी खत्म होगा। दोस्तों, यानी अगर देखा जाए तो विपक्ष का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, विपक्ष की तरफ से भी सीटें खाली हो रही हैं, सत्ता पक्ष की भी सीटें हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि विपक्ष सीटें खाली कर रहा है लेकिन वो भर पाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी सवाल है। दोस्तों, बिहार में चुनाव वैसे अभी दूर है लेकिन सत्ता की कुर्सियों का खेल शुरू हो गया है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, अपराध से परेशान है। मोदी जी ने ऐसे डरा दिया है, पहले ही सोना मत खरीदो, कम जाओ इधर उधर, जो है बहुत सारी और भी चीज़ें, तेल का कम उपयोग करो, घर में भी तेल कम बनाओ, कम डालो। लेकिन एनडीए नेताओं की दोस्तों फिलहाल पूरी ताकत, वो अगर गाड़ियों से इधर उधर जा रहे हैं, काफिला चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आम जनता ही कटौती करे बस। बिहार में फिलहाल सीट सेटिंग का ऐसा नंबर गेम का चल रहा है, बिहार की स्थिति से कोई मतलब ही नहीं है इन्हें, बस सरकार बन जाए, खुद कुर्सी संभाल लें, इस्तीफा जब चाहे दे दें, जब चाहे पदभार ग्रहण कर लें। दोस्तों, अब बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों को लेकर राजनीतिक गणित बिठाया जा रहा है, मानो बिहार की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कुर्सियां एक के बाद एक बांटना रह गया हो। बीजेपी और उसके सहयोगी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन लगातार चिराग पासवान को गोलियां मिलती रही हैं। लेकिन क्या विधान परिषद को लेकर, अपनी मौजूदगी को लेकर इस बार दो टूक उन्होंने पहले ही से माहौल बनाना जो हर बार की तरह शुरू कर दिया है? सवाल यह कि क्या जनता भी इनके काम से खुश है या सिर्फ सत्ता के नंबर गेम से सरकार चल रही है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में 9 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। हालांकि मौजूदा आंकड़ों के आधार पर एनडीए सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि एनडीए किस दल को कितनी सीटें देगा और किन नेताओं को विधान परिषद भेजा जाएगा। और इस बीच 19 विधायक चिराग पासवान के बिहार में सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा, विभाग कितने दिए हैं गिन लीजिए उंगलियों पे, केंद्र में भी भूमिका, तो ऐसे में सवाल कैसे मानेंगे चिराग? वहीं दोस्तों, महागठबंधन भी कम से कम 1 सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि 3 सीटें विपक्ष की तरफ से भी खाली हो रही हैं। लेकिन आपने राज्यसभा का हाल देख ही लिया, उम्मीद थी जीत की, वहां क्या कुछ हुआ, भीतरघात। सूत्रों के मुताबिक खाली हो रही सीटों पर निशांत कुमार और दीपक प्रकाश की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। यानी दोस्तों, एनडीए की तरफ से ये 2 चेहरे तो बिल्कुल साफ है, और अब एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा दल नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी भागीदारी। तो सीटें अगर उनके अनुसार नहीं मिली तो नाराजगी उनकी भाई जाहिर से बात है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी जेडीयू दोनों ही विधान परिषद चुनाव में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। चिराग पासवान की लगातार डिमांड कि इन 10 सीटों में से 2 से 3 सीटें तो हमारी होनी ही चाहिए, हकदार भी वो हैं। दोस्तों, एनडीए नेताओं का कहना है कि विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या को देखते हुए गठबंधन की स्थिति, यानी एनडीए की काफी मजबूत स्थिति में एनडीए है। सूत्रों के मुताबिक संख्या बल के आधार पर एनडीए आसानी से 9 सीटों पर एमएलए चुनाव जीत सकता है, एमएलसी चुनाव जीत सकता है। इसके अलावा 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी एनडीए दावा ठोक रहा है। यह उपचुनाव उस सीट पर होना है जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। लेकिन विपक्ष के लिए वही चुनौती है कि साहब पहले अपनों से लड़ेंगे या पहले आप आके विरोधियों से लड़ेंगे। लगातार बैक टू बैक हार, आत्मविश्वास, ऐसे ही तेजस्वी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गए हैं। उनके नेतृत्व में एक और चुनौती, अब कैसे उसे पार कर पाएंगे? राज्यसभा चुनाव तो सब कुछ आपके फेवर में था, तब भी आप निकाल नहीं पाए। तो ऐसे में इस बार भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कहा जाए कि विपक्ष पॉजिटिव स्टैंड पे खड़ा है या कोई पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है विपक्ष की तरफ से। दोस्तों, राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इन सीटों में से 1 सीट पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए लगभग तय मानी जा रही है, जो कि एनडीए की तरफ से आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इसकी बड़ी वजह कि फिलहाल वो मंत्री भी हैं लेकिन किसी भी सदन में नहीं है। ऐसे में उन्हें विधान परिषद भेजा जाना लगभग तय है। बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर चर्चा तेज है और पार्टी नेतृत्व जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकता है, अंतिम फैसला ले सकता है।
एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर सबसे अहम चर्चा चिराग पासवान की पार्टी की है। लोक जनशक्ति पार्टी, उसे लेकर लगातार चर्चाएं हैं कि भाई हर बार तो आपने कुछ ना कुछ कह के सीटों के बंटवारे की बात हो तब भी आपने मना लिया, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव भी गुजर गया। अब विधान परिषद इन 10 सीटों में से कम एलजेपीआर को तो उसकी हिस्सेदारी को देखते हुए कुछ समझा जाए। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में सहयोगी और राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले एलजेपी रामविलास को 2 से 3 सीटें दी जा सकती है। हालांकि ये चिराग पासवान के जिद की वजह से, वरना एनडीए में तो आप जानते ही हैं, एक सीट थमाने के बाद बैलेंस करने को लेकर लगातार कही जाती हैं ऐसी चीज़ें। बताया जा रहा है राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के 19 विधायकों के वोट का इस्तेमाल एनडीए के पक्ष में हुआ था। राजनीतिक जानकारों का मानना है उसे राजनीतिक संतुलन के तहत अब पार्टी को विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो दोस्तों, जहां एनडीए सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, महागठबंधन भी एक सीट पर अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। तेजस्वी यादव कोशिश में लगे हुए हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। राज्यसभा चुनाव जैसा हाल विधान परिषद में नहीं होगा। हालांकि सीटें खाली तो 3 हो रही हैं विपक्ष की भी, लेकिन एक सीट भी अगर विपक्ष के हिस्से में चली जाए तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी तरफ एनडीए को आसान जीत मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संख्या बल के आधार पर एनडीए तो वाहबाजी में आगे रह सकता है, लेकिन सीट शेयरिंग किस हिसाब से अपने गठबंधन में इन 9 सीटों में से विधान परिषद कैसे इसे बांटा जाएगा, कौन सहमत हो पाएगा, कौन नहीं हो पाएगा, कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा। राजनीतिक समीकरणों को अगर देखें तो एमएलसी सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है, और इसी गणित के आधार पर दोनों खेमों में फिलहाल अपनी रणनीतियां, अपनी तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी के नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। वहीं दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि महागठबंधन भी चुनावी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। विपक्ष को कम आंकना एनडीए की भूल होगी। खैर दोस्तों, चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कई दल अपने वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े चेहरों को विधान परिषद भेजने की तैयारी में हैं। अब सभी की नजरें एनडीए और महागठबंधन की अंतिम रणनीति और उम्मीदवारों की सूची पर टिकी है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर साफ दिख रहा है कि जनता के मुद्दे पीछे और सत्ता का गणित आगे है। एनडीए अभी से सभी सीटों पर कब्जे का दावा कर रहा है। हालांकि चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी को लेकर पेच उन्होंने जरूर फंसाया हुआ है, और इस बार तो चूंकि अगर यहां चूके तो फिर 2-4 साल चूके ही रहना पड़ेगा। चूंकि राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद यहां जगह नहीं मिली तो फिर कुछ क्या ही ढूंढेंगे जमीन पर। लेकिन दोस्तों, जनता बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था से परेशान है, लेकिन सत्ता चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, लगातार सीटों के हेर फेर, नंबर गेम, एक के बाद एक चुनाव, एक के बाद एक हाउसों में अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी। सवाल ये, क्या विधान परिषद की सीटों का ये पूरा खेल सिर्फ नेताओं को एडजस्ट करने के लिए हो रहा है, एक दूसरे के साथ लेकर चलने के लिए बस बैलेंस किया जा रहा है? क्योंकि बिहार की जनता अब सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि काम का हिसाब भी मांग रही है। खैर दोस्तों, देखना ये होगा, ये विधान परिषद चुनाव लोकतंत्र की लड़ाई बनता है या फिर बीजेपी की एक और मैनेजमेंट रणनीति और राजनीति का कोई उदाहरण। आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की स्थिति हर मोर्चों पर नए नवेले सीएम साहब भी परेशान हैं। अभी बीते दिन ही होम शेल्टर से 10 बच्चे पता नहीं कहां गायब हो गए। अभी हाल फिलहाल नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान जिसका उद्घाटन किया था, और एक के बाद एक चुनौतियां, सुरक्षा, सुशासन, लगातार महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, वक्त आने वाला तय करेगा। लेकिन जनता का सवाल इस बीच यही है कि आपसी एडजस्टमेंट और फेरबदल, इधर से उधर हाउस, उधर से इधर हाउस में आना जाना, इस्तीफा देना, पदभार ग्रहण करना, बिहार की जनता कहां खड़ी है, उनके मुद्दे कहां हैं?
राय आप दीजिएगा। शुक्रिया।